तो रियल एंड अपीयरेंट वेट के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी अगर सिस्टम फ्रीली फॉलिंग सिस्टम बन जाए तो उस सूरत में उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेटलेस हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई नो फोर्स टू होल्ड देम एट ए सर्टेन हाइट इन द सिस्टम। अब इसी तरह अगर हम एक सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट क्या होता है? पहली बात तो यह है कि सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आदमी अपने किसी ख़ास पर्पज़ के लिए ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए स्पेस में भेजता है। अब वो ज़मीन के गिर्द घूमने वाला सैटेलाइट एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम होता है। क्यों? रीज़न उसकी ये होती है कि जब भी एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर ग्रेविटी की फोर्स के अलावा कोई और फोर्स एक्ट ना कर रही हो, आप फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर कर दें अगर, तो उस सूरत में हम उसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं या सिस्टम का नाम दे सकते हैं। और सैटेलाइट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स अमल करती है जिसकी वजह से वो उस ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन वो ज़मीन पर गिरता क्यों नहीं है? उसकी वजह ये होती है कि उसके पास एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर नहीं रहा होता। इसको समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये अर्थ का कर्वेचर है, अब इस अर्थ के कर्वेचर से एक सर्टेन हाइट पर हम एक सैटेलाइट को इस हाइट से थ्रो करें इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। मतलब ये कि ये सैटेलाइट को हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। अगर तो ये यहाँ पे रुका हुआ होता तो ये सीधा ज़मीन की तरफ गिर जाता, लेकिन जब हम जिस तरह मैं अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इस तरफ थ्रो करता हूँ तो ये ज़मीन की तरफ तो गिरेगा, लेकिन ड्यू टू दिस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये आगे की तरफ भी जा रहा होगा, यानी ये 2 डायमेंशनल मोशन होगी, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन इस पर फेंकने के बाद कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो होगा ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो बिल्कुल ऐसे ही अब चूंकि ये बुलंदी से काफ़ी स्पीड के साथ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है तो इसलिए ये ज़मीन पर गिरेगा और ज़मीन पर गिरने के साथ साथ वो आगे की तरफ भी जा रहा होगा। अब आगे की तरफ जाने का मतलब ये है कि हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो इस कर्वेचर के साथ साथ ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ आके सपोज करें गिरता है। अब हम स्पीड को बढ़ा देते हैं। स्पीड को बढ़ाने की सूरत में क्या होगा कि ये नीचे की तरफ तो आएगा, लेकिन अब ये और ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे ये ज़्यादा दूर जाएगा ज़मीन पर की सरफेस पर गिरने से पहले, यानी ज़मीन की सरफेस से टकराने से पहले ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। और अगर हम एक सफिशेंटली हाई स्पीड और प्रॉपर स्पीड दे दें तो क्या होगा कि ये इस तरीके से जाएगा, तो जैसे जैसे ये ज़मीन की तरफ मुड़ रहा होगा ज़मीन का कर्वेचर भी उसी तरीके से ही बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कभी भी ज़मीन के साथ नहीं टकराएगा बल्कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ इसके बन जाएगा। यानी ये देखा जाए तो हर वक्त ज़मीन की तरफ ही बेंड हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन का कर्वेचर भी होने की वजह से ज़मीन भी बेंड होती जा रही है। तो जिस रेशो के साथ या जिस रेट के साथ वो खुद उसका पाथ चेंज हो रहा है उसी तरीके से ज़मीन का कर्वेचर चेंज होने की वजह से ये कभी भी ज़मीन के साथ टकराएगा नहीं, बल्कि ये हमेशा ज़मीन की तरफ गिरते हुए उसके गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिट कहलाता है। अब चूँकि इस पर फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स ही है, अगर वो यहाँ पर भी है तब भी एक ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर होगा तब भी ये ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होगी, यहाँ पर होगा तब भी ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होगी, हर वक्त उस पर ग्रेविटी की फोर्स ही एक्ट कर रही है। अब चूंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए ये फ्रीली फॉलिंग सिस्टम होगा। तो जब फ्रीली फॉलिंग सिस्टम होगा तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी वेटलेस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटिंग बॉडीज़ होते हैं अराउंड द अर्थ दे आर
ग्रेविटी फ्री सिस्टम। अब इन ग्रेविटी फ्री सिस्टम के अंदर किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ को वहाँ पे यहाँ छोड़ा जाएगा तो वो उस सिस्टम के फर्श तक कभी भी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि उस पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, या नेट फोर्स वहाँ पे उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में या उसके फर्श की तरफ कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इस वजह से हम इसको ग्रेविटी फ्री सिस्टम या आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के वजह से ये ग्रेविटी फ्री सिस्टम बन जाता है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, हम किस वेलोसिटी से इसमें मूव करवाएं कि ये इसकी ऑर्बिट एक कांस्टेंट ऑर्बिट बन जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये इसके गिर्द घूम सके। उसके लिए हम इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए टॉपिक पढ़ेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मेक ए स्टेबल ऑर्बिट, कि वो वेलोसिटी जो हम इसको यहाँ पे देना चाहते हैं कि ताकि ये एक स्टेबल ऑर्बिट बन जाए, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। अब दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि बॉडी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ रिवॉल्व कर रहा हो, यानी जो हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, हम आमतौर पे उनको LEO का नाम देते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होगा कि वो ऑर्बिट जो अर्थ सरफेस के करीब होते हैं। अगर हम इन ऑर्बिट्स की बात करें तो उस सूरत में जो बॉडी होगा या सैटेलाइट होगा उसका वेट mg के बराबर होगा, क्योंकि नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ वी कैन से दैट द फोर्स with which earth attract the satellite towards its center is equal to mg। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि वही हमारे पास वेट की फोर्स असल में उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। और वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, इसको हम पढ़ चुके हैं, mv² r के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे जो वेट की फोर्स होगी वही चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो mg के बराबर है। तो इट मीन्स कि ये दोनों इक्वेट करेंगे तो हमारे पास mg इज इक्वल टू mv² ओवर r आ जाएगा। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू gr आ जाएगा, एंड v इज इक्वल टू gr अंडर रूट के बराबर होगा। यानी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर कोई भी ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो उस सूरत में जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू gr अंडर रूट। अब इस फार्मूले में हम देखें अगर तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ वो हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर देखा जाए तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इट मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो velocity can be calculated as 9.8 multiplied by 6.4 into 10⁻6 whole square root, which is equal to 7900 मीटर पर सेकेंड। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ फायर करें या थ्रो करें तो वो ज़मीन के गिर्द नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जा सकती है, वो उसके अंदर मूव करता रहेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें कि नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एक ऑर्बिटर बॉडी या एक सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है वो कितनी देर में अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा, तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हम टाइम निकालना चाहते हैं, टाइम का फार्मूला होता है S/V। अब चूंकि S पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट है तो वो 2πr के बराबर होगा दैट, और v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं
7.9। अब इसमें वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 2 पाई आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर और v की वैल्यू 7.9 किलोमीटर या 7900 मीटर पर सेकंड पुट करने से r की वैल्यू और v की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो 5060 सेकंड बनता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 84 मिनट। इट मीन्स कि हमारे पास तकरीबन 84 मिनट में वो सैटेलाइट जो कि 7900 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जिसको थ्रो किया गया, यानी उसकी टेंजेंशियल स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड अगर ये है तो उस सूरत में वो तकरीबन 84 मिनट में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा अराउंड द अर्थ। तो ये था हमारे पास सैटेलाइट विच आर रिवॉल्विंग नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर हम सैटेलाइट की हाइट को बढ़ा दें तो उस सूरत में जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी वो हमें कम चाहिए होगी। उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है, वीक होती जाती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बुलंदी की तरफ हम और ले जाएं इसको तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी वो कम होगी। रीज़न इज़ वहाँ पे जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ कर जाएगी। और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ कर जाएगी तो अल्टीमेटली हम स्लो स्पीड के साथ भी अगर उसको थ्रो करेंगे तो वो काफ़ी दूर तक, या आप ये समझ लें कि उसका ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट बन जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हायर द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड टू ऑर्बिट इन ए स्टेबल ऑर्बिट। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट यानी वो सैटेलाइट ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा फासले पर है तो उस सूरत में आप जानते हो कि जैसे जैसे ज़मीन की से बुलंदी बढ़ती जाएगी तो हमारे पास जो ग्रेविटी की फोर्स होगी वो mg से कैलकुलेट नहीं हो सकेगी। अब वो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को के फार्मूले से हम मालूम कर सकेंगे। अब ऐसी सूरत में हमारे पास जो वेट की फोर्स की बजाय हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे वो जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर की बात करेंगे। जी एम एम ओवर आर स्क्वेयर ये ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हैं। तो ये फोर्स हमारे पास होगी जो ज़मीन उस सैटेलाइट पर एक्ट कर रही होगी, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर जैसे जैसे वेरी करेगा अल्टीमेटली हमारे पास एफ जी की वैल्यू भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से डिक्रीज़ करती जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे ये बुलंदी की तरफ हम चलते हैं। लेकिन नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ जैसे हमने अभी यहाँ भी बात की उसमें हमने कहा कि ये एम जी के बराबर ही रहती है। हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लेते हैं जी की वैल्यू को। अब अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये चूँकि ये वो ग्रेविटी की फोर्स होगी जो एक बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर करेगी। तो ये चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए तो जो कि एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर है। आर हम यहाँ पर भी स्मॉल लिखेंगे और ये मास ऑफ द सैटेलाइट है। तो ये दोनों फोर्सेस को हमें इक्वेट करना होगा। तो ये इक्वेट करने के बाद हमारे पास आ गया एम एस वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू जी एम एस एम ओवर आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो मास ऑफ द सैटेलाइट इधर भी है इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी कैन राइट वी स्क्वेयर एंड आर आल्सो आर और यहाँ पे आर स्क्वेयर है। तो वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जी एम ओवर आर। वी कैन बी रिटन एज जी एम ओवर आर अंडर रूट। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द सैटेलाइट इज मूविंग इन हायर अल्टीट्यूड, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें ज़मीन से बहुत फासले पर अगर ये मूव कर रहा है तो उस सूरत में जो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल स्पीड होनी चाहिए वो जी एम ओवर आर अंडर रूट के बराबर होनी चाहिए। अब ये फार्मूले में अगर जी ए की वैल्यू देखा जाए तो जी भी कांस्टेंट है, आर
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर हम यहाँ से देखें तो रेडियस ऑफ द अर्थ को हम आर कह रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट की सूरत में तो हमने उसको आर के बराबर लिख दिया था, लेकिन अब ये उसके ऊपर हाइट अगर एच है तो ये जो आर होगा, दिस मीन्स ये आर प्लस एच के बराबर होगा। आप जानते हो कि आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर यानी 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर होती है। उसके ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ से जितनी बुलंदी पर कोई सैटेलाइट होगा वो उसके लिए आर की वैल्यू होगी। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है विच इज़ आल्सो ए कांस्टेंट। एम इज़ मास ऑफ द अर्थ विच इज़ आल्सो ए कांस्टेंट। अगर हम इन की वैल्यूज़ हमें पता हो आर की, तो उस सूरत में हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास velocity for orbital velocity for a satellite which is at a higher altitude। इस टॉपिक के साथ हमारे पास जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम यानी जो कोरोना की वजह से हमारे पास जो सिलेबस शॉर्ट हुआ है वो तमाम टॉपिक कवर हो जाते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5। होप आप लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।